हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन में। रात 8 बजे उत्तराखंड वन दरोगा सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए। आज हमारी ये क्लास नंबर है 13, जिसमें हम आज कंप्लीट करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स। सारे चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और बची हुई जितनी भी चीज़ें होने वाली हैं वो इसका मैं अलग से आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। उसमें वो सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। यहाँ पर सारे जितने भी टॉपिक दे रखे हैं उनको बढ़िया से समझाया गया है, आप लोग बड़ा ध्यान से देखें और उम्मीद है 10 से 15 नंबर के सवाल इस पेपर से आ सकते हैं। जो जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज फिजिक्स के, उनसे सवाल आ सकते हैं। 10 से 15 सवाल ज़रूर आ सकते हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़िए, अपने हिसाब से भी पढ़िए, लगातार रिविजन करिए। अब पेपर की डेट नज़दीक आ गई है, 1-2 दिन में हमारा एडमिट कार्ड भी आ जाने वाला है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अब की बार वन दरोगा पार। अगले लेक्चर में हमारा बायो कंप्लीट हो जाएगा 10th का। उसके साथ सीधे हम सारे फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। फिर थ्योरी की एक भी क्लास नहीं होगी, फिर कंप्लीट हमारे प्रैक्टिस सेट चलेंगे। तो अगर 10th का आपको हम सिलेबस दिखाएं तो चैप्टर नंबर 1 से 5 तक था हमारा केमिस्ट्री, जिसके हम प्रैक्टिस सेट भी जिसको हम टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। इन 3 चैप्टरों के तो प्रैक्टिस ये रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल, क्षार और लवण तत्वों की आवर्त सारणी के तो हम प्रैक्टिस सेट भी लगा चुके हैं। अब 2 प्रैक्टिस सेट बचे हैं इन दोनों चैप्टर की, जिनका डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 से 9 तक हमारा है बायो, तो इसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद आता है हमारा फिजिक्स, चैप्टर नंबर 9 से लेकर 13 तक। ये हमारी 10th की फिजिक्स है, जिसको आज हमने कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 आज कंप्लीट हो जाएगा। 12 से ही जुड़ा हुआ चैप्टर है 13, तो ये आज मैंने अभी छोड़ा है। जब हम इन चारों चैप्टर का एक साथ में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें ये 13वां चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग पुरानी वीडियो ज़रूर देखिए। मतलब ये मान के चलिए 7 से 8 दिन पहले हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाने वाला है। और हमारे एग्ज़ाम की डेट आपको पता ही है, 16 से 25 के बीच में 2 शिफ्टों में पेपर होने वाले हैं। पहली शिफ्ट 9 साढ़े 9 बजे से होने वाली है और दूसरी शिफ्ट है 2 से 4 बजे। 9 दिन लगातार पेपर हैं, जिसमें टोटल 18 शिफ्ट में पेपर होंगे, यानी 18 पेपर बनने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया से तैयारी में लगी रहिए। अब पेपर का टाइम जैसे जैसे आ रहा है और तगड़ी मेहनत करिए, बार बार रिवीजन करिए। तो सबसे पहले देखेंगे आज हम, जो हमारे यहाँ पे आप चैप्टर देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। उसके बाद आता है हमारा विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो इनको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले परावर्तन और अपवर्तन वाला चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं। तो सिंपल सा परावर्तन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सिंपल डेफिनेशन क्या है, प्रकाश किरणों का किसी सतह से टकराकर वापस आने का गुण क्या कहलाता है, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो इसको एक डायग्राम से समझाया गया है। ये एक है, एक किरण आई, ये सतह है हमारी। तो यहाँ से टकरा, इस पर एक किरण टकराई तो ये यहाँ से वापस चले गई। जो किरण आई उसका नाम है आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। और जो टकरा कर वापस गई, जो हम ये देख पाते हैं नॉर्मली ये चीज़ें, उसमें क्या होता है, प्रकाश टकरा कर वापस हमारी आंखों में आता है। तो परावर्तन की वजह से हम देख पाते हैं। तो वापस जो किरण गई उसका नाम है परावर्तित किरण या रिफ्लेक्शन। और बीच में इनके हम एक अभिलंब खींच देते हैं, इसको अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं, ये ध्यान देंगे। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है उसका नाम है आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण है उसका नाम क्या है, परावर्तन कोण। और ये दोनों कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब कुछ बेसिक चीज़, बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखा है, पर जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए, कंठस्थ हो जाएगा चैप्टर। तो सतह पर गिरने वाले प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। देखिए ये किरण गिरी तो आपतित किरण हो गई। टकरा कर वापस जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं, वही चीज़ है। देखिए अगला पॉइंट है, यदि प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराने के बाद एक ही दिशा से होती हुई उसी परावर्तक एक ही दिशा में वापस आए तो ऐसे परावर्तक सतह को नियमित परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह मतलब जहां पर लाइट टकरा कर वापस आने वाली है वो सतह हो गई। वो दीवार भी हो सकती है, कोई जमीन का वो टुकड़ा भी हो सकता है, कॉपी भी हो सकती है, दरवाजा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
तो यहाँ पर नियमित परावर्तक सतह का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दर्पण, जो हम घरों में यूज करते हैं, समतल दर्पण, नॉर्मल सा एग्जाम्पल। अब कुछ परावर्तन के नियम हैं, उसके बारे में देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण, अभिलंब मतलब जिस पर ये टिके हुए हैं। ये एक ही तल पर होते हैं। ये देखिए एक ही तल पर हैं। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब है। और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या अलग है इसमें? ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर। अगर इसको आई मानूं, इसको आर मानूं, तो एंगल आई बराबर एंगल आर कहना चाह रहे हैं। अब दर्पण के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यह एक नियमित परावर्तक सतह होता है। दर्पण का निर्माण किसी परावर्ती शीशे, माने एक नॉर्मल सा पारदर्शी शीशा है, पारदर्शी मतलब आर पार जिसके हम सकते हैं, तो उसको हमने दर्पण में कैसे बदलेंगे? जब उसके पीछे यानी एक सतह पर क्या की जाएगी? पॉलिश की जाएगी, कलई या पॉलिश की जाएगी। और ये जो पॉलिश होती है वो किस चीज़ की होती है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की और पारे की होती है, ये ध्यान देंगे। तो दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। प्लेन दर्पण, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ये वाला इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी में हम उत्तल और अवतल भी पढ़ने वाले हैं। अब समतल दर्पण के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसके दोनों तल सपाट होते हैं, नॉर्मल होता है इस तरीके से। इस दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। माना वस्तु इतनी है, वस्तु को बिंब भी कहते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब या इमेज बनेगी वो भी इसी के बराबर बनेगी। प्रतिबिंब का आकार वस्तु का दर्पण से दूरी पर निर्भर नहीं करता है। आकार इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वस्तु कितनी दूरी पर है। अगला, अब जो इससे प्रतिबिंब यानी इमेज बनेगी उसका क्या नेचर होगा, तो उसी के बारे में देखते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना आगे वस्तु दर्पण के रहता है। अगला पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। यदि वस्तु या ऑब्जेक्ट दर्पण की ओर v वेग से आ रहा है, v वेलोसिटी से आ रहा है, तो प्रतिबिंब यानी जो हमारे इमेज बनी है वो 2 × v वेग से आएगी। मतलब वेग, जिस वेग से हम आ रहे हैं उसके 2 गुना वेग से आएगी। अगला पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा मुझे, ये ध्यान रखेंगे। किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम वस्तु की आधी होनी चाहिए। फ़ोन का जो कैमरा खुलते हैं अगर उसको भी दर्पण माने तो उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फेस दिखता है, फेस के थोड़ा नीचे वाला हिस्सा दिख जाता है। वो क्यों नहीं दिखता है? जैसे हमारी नॉर्मल हाइट होती है, माना 6 फीट है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 3 फीट का अगर आपके पास मिरर है तो उसमें आप देख पाए, मिनिमम 3 फीट का होना चाहिए मिरर। तो जितनी आपकी हाइट है उसका आधा तो मिनिमम आवश्यक है वो दर्पण, तभी आप अपनी पूरी इमेज उस पर देख पाएंगे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंस सकता है पेपर में। यदि दो दर्पणों के बीच एंगल है थीटा, तो उनके बीच माना कोई वस्तु रखी है तो उसके कितनी इमेज बनेंगे अगर पूछेंगे तो वो बनेंगे 360/थीटा। माना एंगल 10 है, थीटा 10 है, तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। तो इमेज कितनी आएंगी? 36 आएंगी। अब इसमें भी एक पेज है, अब उसको ही देख लेते हैं। ये कहते हैं अगर 360/थीटा इसका मान सम नंबर है, सम माने इवन, 2 4 6 8 22 48 58 इस तरीके से 98, अगर इवन नंबर आएगा तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? ये 360/थीटा करके जो भी वैल्यू आएगी उससे माइनस कर देंगे 1। जैसे अभी हमने देखा था, 360 ठीक हो गया, माना थीटा की वैल्यू है 20, तो 0 से 0 खत्म, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। तो इमेज 18 आ गए। अब हमने यहाँ पर क्या कहा है, अगर ये सम नंबर होगा तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो इमेज कितने बनेंगे? 17। माना ऑड आ रहा है, ऑड आने में तो बहुत बढ़िया है, ऑड में कुछ नहीं करने वाले हैं, यानी अगर विषम संख्या आएगी तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट है, दो समतल दर्पणों को एक दूसरे के समांतर यानी ऐसे रखने पर या ऐसे बराबर दूरी पर रखने पर उनके मध्य का कोण 0 डिग्री बनेगा तथा उनके मध्य रखी हुई वस्तु के कितने इमेज बनेंगे? तो अनंत यानी इन्फिनिटी बनेंगे। तो 360/0 डिग्री इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा इन्फिनिटी यानी अनंत। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? समतल दर्पण का देखें, श्रृंगार दर्पण में, ये नॉर्मल जो हमारे श्रृंगार दर्पण हो गया। अगला है पनडुब्बी के बाहर वस्तुओं को देखने के लिए, पेरिस्कोप के रूप में, और बहुदर्शी केलियोस्कोप के रूप में, केलियोडोस्कोप के रूप में भी इसका प्रयोग होता है।
श्रृंगार दर्पण ये जैसे मेकअप वेकअप के टाइम पे आपने देखा होगा घरों में जो होते हैं, तो उसकी ही बात हो रही है ये। अब देखते हैं, हमने देखे दर्पण के दो प्रकार। सबसे पहला था समतल दर्पण, उसके बाद है गोलीय दर्पण। गोली गोलीय दर्पण मतलब इस तरीके से होगा वो। माना एक गोला है, इसके मैंने कर दिए दो टुकड़े, तो दो टुकड़े करने पर एक हिस्सा ऐसा बन रहा है, एक हिस्सा ऐसा बन रहा है। अब जो गोली दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब मेरे को दो हिस्से दिख रहे हैं, तो मैंने एक हिस्सा इसको पॉलिश कर दिया, एक हिस्सा बाहर से पॉलिश कर दिया, एक हिस्सा अंदर से पॉलिश कर दिया। अब जिसका बाहर से पॉलिश करते हैं उसको क्या कहते हैं, जिसको अंदर से पॉलिश करते हैं इसको क्या कहते हैं। बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि अवतल कैसे पहचाने, उत्तल कैसे पहचाने, अवतल कैसे पहचाने। तो आज सारे कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएंगे, तो ध्यानपूर्वक देखें लेक्चर को। यदि दर्पण किसी खोखले शीशे के गोले का भाग है, हमने देखा हमने, तथा प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति वस्तु की दर्पण से दूरी पर निर्भर करती है। जैसे समतल में तो क्या था, दूरी पर निर्भर नहीं करती थी, तो यहाँ पर दूरी पर निर्भर करती है। और इसके कितने प्रकार हैं, एक है अवतल, एक है उत्तल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अब अवतल दर्पण का अगर हम देखें, इसे अभिसारी दर्पण या कॉनकेव भी कहते हैं। इसमें उभरे भाग की पॉलिश होती है। अगला पॉइंट, अवतल दर्पण के में परावर्तन दबे हुए आंतरिक सतह से होता है, दबे हुए आंतरिक सतह से होता है। अगला पॉइंट है, इस दर्पण के ध्रुव व फोकस के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु के सापेक्ष सीधा व बड़ा होता है। अगला पॉइंट है, ये जो अवतल दर्पण होता है किरणों को सिकोड़ देगा। माना किरणें ऐसे आ रही हैं तो इनको कमजोर कर देगा ये, यानी फैलने नहीं देगा, इतना ध्यान देंगे। अगला है, अगर इसका उपयोग देखें कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है शेविंग मिरर में, सर्च लाइट में, ईएनटी के जो हमारे डॉक्टर होते हैं उनमें, और सोलर कुकर के परावर्तन में। अभी इनका देखने वाले हैं, पहले इनकी परिभाषा देख ले रहे हैं, अभी इनको समझेंगे बहुत आराम से। अगला है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। इसमें धसे हुए भाग की पॉलिश की जाती है। इसके प्रत्येक दशा में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, उल्टा, सीधा, छोटा, आभासी बनता है, और यह क्या करता है, किरणों को फैला देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अवतल क्या है, किरणों को सिकोड़ देगा, और उत्तल क्या करेगा, किरणों को फैला देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग होता है, जो रियर व्यू वाला हम देखते हैं। क्यों, क्योंकि ये सीधा इमेज दिखाता है। अगर गाड़ियों के उसमें मैं इसको लगा दूं, अगर इमेज उल्टी दिखेगी तो मुझे पता कैसे चलेगा गाड़ी कैसे आ रही है, कौन सी आ रही है, क्या आ रही है। तो सीधा इमेज मिलता है, इसी वजह से गाड़ियों में इसका यूज़ होता है। गाड़ी का जो रियर व्यू में होता है शीशे में। स्ट्रीट लाइट का परावर्तक भी उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। अगला है आवर्धन, जिसको एम से दिखाते हैं, अभी देखेंगे आज के। प्रतिबिंब की लंबाई व वस्तु की लंबाई के मध्य का अनुपात है। तो अब परिभाषा तो हमने देख लिया, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि उत्तल कैसे पहचानूँ, अवतल कैसे पहचानूँ। माना ये गोला है मेरे पास, तो गोला है, उसका कुछ ना कुछ सेंटर ज़रूर होगा, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। अब इस गोले के दो हिस्से मैंने कर दिए, एक हिस्सा माना ये है, एक हिस्सा माना ये है, यानी ये किसी न किसी गोले से ज़रूर बनूंगी। माना इनका सेंटर है, माना इसका ये सेंटर है। तो सेंटर के बाहर अगर पॉलिश की गई है तो ये ऐसे ही बन सकता है भाई, ये देखिए। तो माना सेंटर ये है, बाहर अगर पॉलिश की गई है, यानी उभरे हुए भाग में अगर पॉलिश की गई है, तो ये हमारा बनेगा अवतल। अवतल ये बनेगा हमारा अवतल। अब उत्तल में क्या होगा, ये केंद्र था, केंद्र के पास होगी पॉलिश ये, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ये गोली दर्पण है, सबसे बेसिक चीज़ पहले ये समझिए। ये गोला बनाया, ये इनका सेंटर है, मैंने इनको दो हिस्से में काट दिया। तो अंदर अगर पॉलिश करी है तो वो उत्तल है, अगर इसके बाहर पॉलिश करी है तो वो क्या है, वो है हमारा अवतल। और जहाँ से किरणें टकराती हैं उनको परावर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। ये ध्यान देंगे सभी लोग। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको ज़रूर याद रखना है। अभी हमने कुछ इमेज सीखनी है तो इसी से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो कुछ टर्म्स हैं, जैसे ये हमारा क्या था, एक गोला था, इसका ये सेंटर हो गया, तो माना इसको मैंने कट करा, ये ऐसे बन गया, माना ये दर्पण बन गया। चलिए, तो ये जो इसका सेंटर है, यूजुअली हम ये प्रकार का यूज़ करके हम गोला बनाते थे, तो आपको ध्यान होगा।
तो ये जो सी है जिस केंद्र से बना होता है इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला पॉइंट, वक्रता त्रिज्या क्या है? तो वक्रता त्रिज्या ये पूरा है, ये यहाँ पर से यहाँ पर तक की दूरी ये। और ये जो होता है, अगर अगला देखें ध्रुव, पोल क्या है? माने ये मेरा दर्पण बना है, ये अवतल बना है, तो इसका जो सेंटर होगा तो वो P होगा, यानी ध्रुव होगा। इसी से ये, इससे दूरी पर यहीं पर होगा केंद्र, मतलब इसी लाइन में होगा केंद्र, ये ध्रुव होगा। दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है? हमारा ध्रुव यानी पोल कहलाता है। अब मुख्य धुरी क्या है? अब देखें, माना एक गोला है मेरे पास, ये देखिए, इसके बीचों बीच जो रेखा जा रही है वही क्या है? मुख्य धुरी या मुख्य अक्ष है। अब इसको दर्पण के फॉर्मेट में मैं कैसे समझूं? माना है दर्पण है मेरे पास, तो इसका एक सेंटर रहा होगा, तो सेंटर रहा तो उसके बीचों बीच ये पॉइंट जाएगा। माने अवतल दर्पण है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा ये। तो ये है सेंटर, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हमने क्या कहा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हमने वक्रता केंद्र कहा था। एक बार मैं फिर से डायग्राम बना देता हूं। ये पॉइंट है P यानी ध्रुव, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं त्रिज्या, त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या, ठीक। और ये जो बीचों बीच रेखा जा रही है ये हमारा मुख्य अक्ष है। ये क्या है? ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, वक्रता केंद्र व ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को मुख्य धुरी कहते हैं। तो ध्रुव सीख लिया हमने, त्रिज्या सीख लिया, वक्रता केंद्र सीख लिया और मुख्य धुरी भी सीख लिया। उम्मीद है सारे पॉइंट आपको समझ में आएंगे। और सेम यही चीज, ये दोनों दर्पणों में सेम चीजें काम करेंगी। अगला है मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस क्या है? माना ये दर्पण है, ये दर्पण है, माना अवतल दर्पण है, माना इसके बीचों बीच मुख्य धुरी गई, माना एक वस्तु यहाँ पर है, ठीक, तो इससे एक किरण गई, ठीक हो गया। तो अवतल दर्पण मैंने क्या बताया था? किरणों को सिकोड़ देगा। तो माना ये किरण यहाँ से गई, ये चले गई किरण, ठीक। माना एक और किरण मैंने यहाँ से भेज दी, तो ये किरण यहाँ से चली गई है। ये जहाँ पर ये किरणें काटती हैं ये मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस यानी F कहलाता है। अब यही चीज अवतल यानी उत्तल में कैसे होगा? उत्तल में उत्तल दर्पण ऐसे बना है, ठीक, तो इसका मुख्य अक्ष बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए सभी लोग। तो मैंने इस पर किरण टकराई, तो किरण ऐसे आई इस पे, तो किरण हमने अभी क्या बताया था? ये तो फैला देगा, तो किरण आई, माना इसने फैला दिया ये, ठीक। तो अब होगा क्या? मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा ऐसे, ठीक, तो इसको भी आगे बढ़ा दूंगा और जहां पर ये काटेंगे वही क्या होगा? इनका फोकस होगा। ये ध्यान देंगे सभी लोग। ये हमने डायग्राम से बना भी रखा है, देखिए ये उत्तल में बना रखा है मैंने। तो एक किरण है ये, ठीक है, आई तो यहाँ से मुड़ गई, क्योंकि अवतल में ऐसा ही होता है। उत्तल में क्या किरणें अवतल में किरणें होंगी सिकुड़ जाएंगी, और उत्तल में जो किरणें हैं वो फैल जाएंगी। तो एक किरण आई, ये फैल गई ऐसे, तो मैंने क्या है इनको आगे से बताया, मैंने मान लिया कि ऐसे भी गई होंगी, ये लाइन बढ़ा दे, तो जहाँ पर इन्होंने काटा है फोकस हो गया। अब मैं अवतल में देखूँ तो ये किरण गई ऐसे, एक किरण माना ऐसे गई, तो ये ऐसे वापस आएंगी, ऐसे वापस आएंगी, तो जहाँ पर ये काटेंगे वो फोकस होगा। उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में आएंगे, मुख्य फोकस वाला। अब अगला पॉइंट है इसमें फोकस दूरी या फोकल लेंथ। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, ये हमारा पोल था, आपको ध्यान होगा ये बीच में, और ये जो फोकस था ये जैसे उत्तल का फोकस है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अभी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा था, याद होगा, एक गोला बनाया था, इसके जो बीच और बीच पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, ध्यान होगा आपको। वक्रता केंद्र कहा था, तो वक्रता केंद्र का ठीक आधे में हमारा फोकस बनता है। तो वही चीज़ है रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र बट्टे 2। ये उत्तल और अवतल दोनों के लिए सेम ही होगा। यहाँ पे डायग्राम से समझाया भी गया, देखिए P क्या है? ध्रुव है, F फोकस दूरी है, C क्या है? सेंटर है। तो इन दोनों के आधे पर होगा ये। C से P की जो भी दूरी, माना 100 किलोमीटर है, तो उसके आधे पर ही होगा ये फोकस दूरी। अब देखते हैं कुछ प्रतिबिंब की क्या परिभाषा है, जिसको इमेज कहते हैं। वस्तु यानी जो नॉर्मल वस्तु है जिसका हम इमेज लेना चाहते हैं उसको बिंब भी कहते हैं, और उसका अगर इमेज बनेगी तो प्रतिबिंब हो जाएगा।
तो प्रतिबिंब क्या है? जब परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इमेज बनती है। अभी हमने देखा था, याद होगा आपको, जैसे किरणें गई थी, माना अवतल में ही था ये, एक किरण ऐसे गई थी तो फोकस में कटी थी, माना एक और किरण मैंने ऐसे भेज दी, ये फोकस में कटी थी, तो यहाँ पर कुछ इमेज बन जाती है। ठीक, यदि ये किरणें वास्तविकता में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। किरणें वास्तविकता में नहीं मिलती, पढ़ाने पर मिलती होती, जैसे उत्तल में देखा था अभी हमने, रियल में अगर ये मिलने वाली हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, रियल इमेज होगी। और अगर मिलती हुई प्रतीत होंगी, जैसे अभी हमने, ध्यान होगा आपको, ये उत्तल में देखा था हमने, पीछे को बढ़ाया था इसकी लाइन को, ये देखिए लाइन बढ़ाई थी हमने डैश डैश करके, मिली थोड़ी थी ये, किरणें तो वापस चली गई थी, ऐसे मिलती हुई प्रतीत हुई थी, तब आभासी बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा या इमेजिनरी इमेज बनेगी। अब देखते हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। गोली दर्पण माने गोली दर्पण जिसमें उत्तल और अवतल आएंगे। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, उनको ध्यान रख लेते हैं। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के बाद सदैव फोकस से जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष है, आपको ध्यान होगा, मैंने बता दिया आपको, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो ये कहते हैं मुख्य अक्ष के अगर समांतर कोई किरण आएगी, किस में भैया? अवतल दर्पण में, तो वो हमेशा फोकस से जाएगी। जारी नहीं जा रही, देखिए फोकस से, माने यहाँ से कोई समांतर किरण आई तो हमेशा फोकस से जाएगी, माने यहाँ से भी कोई किरण आई तो फोकस से ही जाएगी। उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, ऊपर हमने देखा भी था। अब उत्तल में क्या होगा? ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। देखें, एक किरण यहाँ से गई, यहाँ को वापस चले गई है, क्योंकि उत्तल क्या करता है? किरणों को फैला देता है। ये उत्तल है, ये फैला दिया, तो मैंने पीछे को मिला दिया इनको, तो जहां पर इनका पॉइंट मिलेगा वो इसका फोकस हो जाता है। अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए कितना सिंपल सा पॉइंट है, जो समांतर आई थी वो फोकस से गई थी, और जो फोकस से आएगी वो समांतर हो जाएगी, ये कहते हैं। कितना सिंपल पॉइंट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, यानी जो किरण समांतर आएगी वो फोकस से जाएगी, और जो किरण फोकस से आ रही है, देखिए फोकस से होकर आ रही है, तो वो समांतर हो जाएगी। अब इससे सिंपल क्या मिलेगा आपको? अगले पॉइंट पे चलते हैं, और सेम यही कंडीशन हमारे उत्तल में भी होगी, तभी मैंने जानबूझ के लिखा नहीं है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कोई भी किरण वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो माना इस सी पॉइंट से अगर कोई भी किरण ऐसे आती है तो जहां से आई उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। किरण आती है तो उसी मार्ग में वापस चल जाएगी। देखिए मैंने डायग्राम भी बना रखा है, सी से आई किरण और इसी रास्ते से वापस चलेगी। तो तीनों पॉइंट मैं रिपीट करता हूँ, बहुत ध्यान से सुने। कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से गुजरेगी। कोई भी किरण अगर फोकस से जाती है तो वो समांतर हो जाएगी। कोई भी किरण या सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी रास्ते में वापस चले जाएगी। बस ये 3 पॉइंट याद रखिए, आपके काम हो जाएंगे। उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब यही पॉइंट मैंने लिखे, यहाँ पे कुछ डायग्राम दे रखे हैं। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो डायग्राम यहाँ पर बना रखे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो कंडीशन आप लोगों को मैं अगर पहले से ही बता दूं तो एक बार थोड़ा डायग्राम, हल्का सा छोटा डायग्राम बना के समझा देते हैं, जिससे आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। माना एक दर्पण है, ये दर्पण है, चलो अवतल ही बना दिया मैंने। तो ये P है, ये तो हम जानते हैं। ये F है फोकस दूरी। ये क्या है? वक्रता केंद्र। हम जानते हैं, जानते नहीं जानते, सभी लोग जानते हैं। तो ये फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, तो यहाँ पर कंडीशन क्या क्या होने वाले? ये माना अनंत वाला एरिया है, तो पहले वस्तु को मैं अनंत में रखने वाला हूँ। उसके बाद अनंत और C के बीच में रखूँगा, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन होगी वस्तु को मैं C पर रखूँगा। चौथी कंडीशन होगी C और F के बीच में रखूँगा। ठीक, पांचवी कंडीशन होगी फोकस पर रखूँगा। छठी कंडीशन होगी F और P के बीच में रखूँगा। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, तो ध्यान देंगे, जब भी वस्तु अनंत पर होगी तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक, मतलब हम यहाँ को गुजरेंगे, इमेज यहाँ को जाती रहेगी। अब मैं अनंत और C के बीच में रखूँगा तो किस किस के बीच में बनेगा? ये फोकस और C के बीच में क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगी। तो वैसे अगर मैं C पर बनाता हूँ,
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वस्तु को मैं कहाँ कहाँ पर रख सकता हूँ। सबसे पहले अनंत पर रखूँगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे। तीसरी कंडीशन होगी वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को। चौथी कंडीशन होगी वक्रता केंद्र और ये फोकस दूरी पर रखेंगे। फिर अगली कंडीशन होगी इन दोनों के बीच के बाद, इन दोनों के बीच में रखा तो फिर फोकस में रखेंगे। और अंतिम कंडीशन होगी फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो इमेज इस साइड को आते रहेगी, यहाँ को आते रहेंगी। जैसे हम यहाँ को जाएंगे तो इमेज यहाँ को आती रहेगी। काफ़ी सिंपल से सवाल है यहाँ पे। तो देखते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, अनंत पर मैंने वस्तु रखी है। तो नॉर्मली आप ये मानिए कि आपने दो किरणें कहीं से भी गुजार देनी है बस। तो जब भी अनंत से वस्तु आएगी तो हमेशा ध्यान रखना समांतर मानेंगे। तो अभी हमने ऊपर एक नियम पढ़ा था, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरी। तो यहाँ से भी एक किरण आ गई तो कहाँ से गुजरी, फोकस पर आई। तो इसका इमेज कहाँ पर बन गया, फोकस पर बन गया। जहाँ पर ये किरणें कट करेंगी वहीं पर बनेगा मेरा इमेज। दूसरी कंडीशन में देखूँ तो मैंने कहाँ रख दिया, इसको अनंत और सी के बीच में रख दिया। तो वस्तु ये है। सबसे पहली कंडीशन, किरण यहाँ से आई तो फोकस से चले गई। दूसरी किरण मैंने क्या करा है, दूसरी किरण मैंने यहाँ पर सी से गुजार दी। फोकस से भी गुजार दें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब भी सी से अगर जाती है तो किरण क्या है, यहीं से वापस चली जाती है। तो इन दोनों के बीच जो कटा हुआ स्थान है, आप ये इमेज में देख भी पा रहे होंगे बढ़िया से। देखिए यही मेरी इमेज बनी है। देखिए वस्तु ऐसी थी, इमेज ऐसी बनी है। तो कैसी इमेज बनी है, उल्टी इमेज बनी है और थोड़ी छोटी बनी है। तीसरी कंडीशन ये है। तो वस्तु तीसरी कंडीशन में कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर है। तो किरण पहले ऐसे गई तो एफ पर काटा इसने। दूसरी कंडीशन ऐसे गई, इसने कहाँ काटा, एफ पर काटा। ठीक। तो जब भी वक्रता केंद्र पर जो वस्तु होती है उसकी इमेज हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनती है। ध्यान देंगे सभी लोग। पहली किरण आई यहाँ से तो यहाँ सी पर काटा। अगली किरण आई ऐसे, एफ। जब भी कोई किरण फोकस से होकर गुजरेगी तो समांतर हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर इन दोनों ने काटा है तो ये बन गई इमेज। तो जब भी सी पर होगी वस्तु तो सी पर बनेगा। तो ऐसी कंडीशन चौथे कंडीशन में कहाँ पहुँच जाएंगे, सी और एफ के बीच में। पांचवी कंडीशन कहाँ पर होगी, एफ पर आएगी। और छठी कंडीशन होगी एफ और पी के बीच में आएगी वस्तु। तो वही चीज़ें, इन्हीं के आंसर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। पहले वस्तु अनंत पर है, फिर सी और अनंत के बीच में है। तीसरी कंडीशन सी पर है। अगली कंडीशन सी और एफ पर है। अगली कंडीशन वस्तु को एफ पर रखा गया, उसके बाद पी और एफ पर रखा गया है। जब भी वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, जो बहुत छोटा, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक। अगर वस्तु सी और अनंत के बीच में है तो एफ और सी के बीच में बनेगा, यह छोटा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। अगर वस्तु सी पर है यानी वक्रता केंद्र पर है, इमेज भी इसका सी पर ही बनेगा और समान साइज होगा। जितने साइज की वस्तु होगी उतने ही साइज का इमेज भी होगा। और यह कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। अब देखें चौथी कंडीशन, सी और एफ के बीच में। तो सी से परे, मतलब सी माना यहाँ है तो यहाँ इमेज बनने वाली है, जो विवर्धित मतलब उससे बड़ा बनने वाला है और वास्तविक और उल्टा ही होगा ये। अगला कंडीशन है वस्तु एफ पर है तो अब कहाँ बनेगा, अनंत पर। ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए जो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ रिपीट उल्टा हो जा रहा है। यहाँ अनंत यहाँ था, अब नीचे पहुँच रहे हैं अनंत में। ठीक। तो एफ पर अगर वस्तु है तो इसका इमेज बनेगा अनंत पर, जो अत्यधिक विवर्धित लेकिन अजीब सा होगा। ये इनलार्ज कह सकते हैं इसको, बहुत बड़ा और वास्तविक और उल्टा होगा। अंतिम कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वस्तु को ध्रुव और पी के बीच में रख देंगे, ध्रुव पी और फोकस दूरी एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज मेरी बन जाएगी दर्पण के पीछे साइड में, दूसरे साइड में। देखें एक बार पीछे साइड कहाँ पर बन रही है, ये देखिए पीछे साइड में इमेज बन रही है, डेड डेड कर रखा है, ये इमेज बन रही है और वास्तविक जो इमेज था उससे भी बड़ा बन रहा है। तो एक ही कंडीशन में इसमें क्या है, जो इमेज बन रही है आभासी और सीधा बन रहा है। तो एक कंडीशन आप लोग और देख रहे होंगे, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा उल्टा होगा। वास्तविक है तो उल्टा होगा, वास्तविक है तो उल्टा होगा, वास्तविक है तो उल्टा होगा। जैसे ही इमेज इमेजिनरी यानी आभासी वर्चुअल बनेगी तो वो जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा। यानी वस्तु अगर ऐसी है तो इमेज भी ऐसा बनेगा। उल्टे का मतलब इन्वर्टेड। अब उत्तल दर्पण में तो केवल दो ही कंडीशन है। जैसे अवतल में देखिए,
जैसे अवतल में 6 कंडीशन है दर्पण में, लेकिन यहाँ पर जब जैसे हम लेंस पढ़ेंगे तो कंडीशन इनकी उल्टी हो जाती है। तो उत्तल में क्या है, उत्तल दर्पण क्या करता है, किरणों को फैला देता है, ऐसे फैला देता है। तो पहली कंडीशन है अगर वस्तु अनंत पर है, तो वस्तु अनंत पर है तो देखिए समांतर हो जाएंगी, ऐसे कटी फिर ऐसे मिलाया मैंने इनको, तो ये कहाँ पर बनी, एफ पर बनी, तो फोकस पर बनेगा दर्पण के पीछे। ये दर्पण यहाँ है तो पीछे नहीं बन रहा है ये, इसका मतलब है यहाँ पर पॉलिश किया गया है। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है इसका मतलब है पॉलिश किया गया है। अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी और सीधा बनेगा। वर्चुअल देखिए यहाँ पर एफ पर मिल रहा है, इमेज बन भी रही है, पता भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर देखिए ये दर्पण है, ये पॉलिश वाली साइड है, यानी इसके आर पार हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन किरणों को आगे बढ़ाया तो हमने ऐसा माना कि इस साइड बन रहा है, और ये कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। अगला है, और दर्पण के ध्रुव पी के बीच में अगर रखें तो ये पी और एफ के बीच दर्पण के पीछे बनता है और छोटा बनेगा, आभासी और सीधा। तो वहाँ पर हमने देखा था, जब अवतल देखा था तो वहाँ पर क्या बनता था, जो हमारी नेचर होती थी प्रतिबिंब की वो हमें उल्टी होती थी, एक ही कंडीशन थी जब सीधा था, लेकिन उत्तल में हर कंडीशन में सीधा ही बनेगा। इसी वजह से हमारे जो रियर व्यू में होता है इसका यूज किया जाता है। अब उत्तल दर्पण के अगर प्रयोग देखें हम, इनका वाहनों के पश्च भाग यानी विंग वाले साइड में किया जाता है। दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे रहते हैं, इनसे ड्राइवर अपने पीछे के वाहन को देख सकते हैं, जिनसे वो सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इस वजह से भी प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यद्यपि वह छोटा होता है परंतु इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं तथा समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हिस्सा हम आसानी से देख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ दर्पण सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, 1/u + 1/v बराबर 1/f। यहाँ पर f क्या है, फोकस लंबाई हम जानते ही हैं, u वस्तु की दूरी पोल से। अभी हमने वस्तु रखी थी, कभी अनंत पर रखी थी, कभी सी पर रखी थी, कभी एफ पर रखी थी, तो वस्तु की दूरी माने यहाँ पर सी है, मैंने वस्तु सी पर रखी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, पोल और सी के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी, वस्तु की दूरी। और जो v क्या है वो है प्रतिबिंब की दूरी, मतलब पोल से प्रतिबिंब की दूरी v है। और ध्यान देंगे p के लेफ्ट साइड में जाने पर नेगेटिव साइन लेने हैं, p के राइट साइड में पॉजिटिव साइन लेते हैं, लेकिन u जो है हमेशा नेगेटिव लेना है, ध्यान देंगे। और r बराबर वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी का क्या होता है, डबल होता है, हम स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं। और आवर्धन क्या होता है, m अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में देखा था। आवर्धन क्या होता है, चित्र जो है प्रतिबिंब कितना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है, कितना गुना छोटा है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो m बराबर h'/h या m बराबर -v/u। h क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी h' है हमारी प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h है बिंब की ऊंचाई, बिंब माने वस्तु। अब देखते हैं अपवर्तन। अब अपवर्तन पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रकाश किरणों की वह व्यवस्था जिसके कारण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वे अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं। माध्यम माने मीडियम, माना हवा से कांच में जाएगा तो हवा में क्या है, कण बिल्कुल फैले हुए हैं, तो वो विरल माध्यम हो गया। अब कांच में अगर किरण जाती है तो वो सघन माध्यम है, वहाँ पर प्रकाश क्या है, जो लाइट क्या है, आसानी से चल नहीं पाई, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन या उनके जो अणु हैं बहुत चिपके हुए हैं, खुला हुआ एरिया है, तो विरल माध्यम। और सघन जैसे बंद माध्यम है, या जैसे हम शीशा ले लें, पत्थर ले लें, तो ये क्या है, सघन माध्यम है। सघन से विरल में जाने पर प्रकाश किरण विलंब से दूर हो जाती हैं, और विरल से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। विरल से सघन में नॉर्मली अगर इसको डायग्राम से समझें तो ये आपतित किरण है, ठीक हो गया। तो ये पहला माध्यम है, ऊपर है पहला माध्यम, नीचे है दूसरा माध्यम, माना मीडियम है यहाँ पर वायु, और माना यहाँ पर है कांच। तो कहना क्या चाह रहे हैं, तो माने विरल था, विरल तो इसको ऐसे चलना चाहिए था अगर नीचे विरल मिलता, लेकिन सघन मिलने की वजह से इसका रास्ता ऐसे हो जाता है। नॉर्मली ऐसे चली किरण, ऐसे थी तो सीधे ऐसे चलना चाहिए था ऐसे, लेकिन सघन माध्यम में जा रही है तो थोड़ा मुड़ जाएगी ये, ठीक। और विरल में क्या होगा, विरल और सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, अगर सघन से विरल में जाएगी, माना किरण ऐसे आ रही है
तो इसका रास्ता ऐसे होना चाहिए था वैसे यूजुअली, तो ये क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगी, यानी ऐसे फैल जाएगी और फैल जाएगी। तो यहीं पर दिया गया है, ये डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ऊपर वायु थी, नीचे कांच है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा मुड़ जाती है। और बीच में क्या है, अभिलंब है, जिसको हम नॉर्मल भी कहते हैं, ध्यान देंगे। पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गिरने वाली किरण आपतित व दूसरे माध्यम में जाने वाली विचलित किरण को अपवर्तित किरण, ये तो हम जानते हैं। आपतित किरण, जैसे परावर्तन है, परावर्तित किरण थी, तो यहाँ पर अपवर्तन है तो अपवर्तित किरण हो गई। अब अपवर्तन के जो नियम है, पहला नियम है, ये जो दूसरा नियम इसका बनेगा उसको स्नेल का नियम कहते हैं, लेकिन पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए एक ही तल में है। अगला है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, आपतन कोण की ज्या यानी साइन, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। यानी आपतन कोण है हमारा साइन आई, अपवर्तन को और अपवर्तन कोण है हमारा आर, साइन आर, तो ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इसी को हम कहते हैं अपवर्तनांक। ये ध्यान देंगे सभी लोग। अब अपवर्तनांक क्या है उसके बारे में कुछ जानकारी, विशेष जानकारी ले लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह किसी माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष विरलता या सघनता का प्रतीक है। माध्यम कितना सघन है, सघन माने डेंस है, विरल है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होगी। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश के वेग यानी वैक्यूम में प्रकाश के वेग व उस माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात है। माना कोई वस्तु कांच में जा रही है, ठीक, तो ऊपर न्यूमिनेटर में हम लेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में गई तो कांच में थोड़ा कम होती है उससे, तो उनका रेशियो हम देखेंगे। निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होने के कारण निर्वात में, देखिए वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की, तो सभी माध्यमों का अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है, यानी ऊपर वाली वैल्यू अपॉन वाली वैल्यू से हमेशा ज़्यादा है, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से हमेशा ज़्यादा है, तो वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगी जब इनको सॉल्व करेंगे। माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होने का तात्पर्य है कि यह अधिक घना होगा तथा प्रकाश का वेग कम होगा। घना होगा मतलब डेंस होगा, यानी लाइट पार्टिकल को आगे बढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसकी वजह से क्या होगी, स्पीड कम हो जाएगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है। दृश्य प्रकाश में यानी जो विजिबल लाइट होती है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, यानी इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, यानी इसकी जो तरंगदैर्ध्य होगी कम होगी। ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं अपवर्तनांकों को, ये घटेगा। अपवर्तन में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य और तीव्रता बदलती है, जबकि आवृत्ति अनचेंज्ड रहती है। यहाँ पर एक इसका फॉर्मूला भी लिखा है, अपवर्तनांक बराबर C/Vm। C माने क्या है, प्रकाश की चाल है निर्वात में, Vm मतलब जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसमें प्रकाश की चाल। अब इसका प्रमुख यूज कहाँ कहाँ पर होता है वो देख लेते हैं अपवर्तन का। जैसे किसी लिक्विड में डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, तारों का टिमटिमाना, जल से भरे तालाब का वास्तविक गहराई से कम दिखाई देना, तारों का वास्तविक ऊंचाई से कम दिखना, सूर्योदय व सूर्यास्त के वास्तविक समय में 2 मिनट पहले व बाद में सूर्य का दिखाई देना। अब कुछ माध्यमों के, कुछ मीडियम के अपवर्तनांक दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। वायु में अपवर्तनांक है 1.0003, बर्फ में अपवर्तनांक है, बर्फ का अपवर्तनांक है 1.31, फिर जल का है 1.33, ये 3 याद रख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी मिट्टी का तेल है 1.44, तारपीन तेल का है 1.47, क्रॉन्च कांच का है 1.52, कार्बन डाइऑक्साइड का 1.63, और हीरा इंपॉर्टेंट डायमंड इसका 2.42। अब अगला देखते हैं हम अपना लेंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है, जिसको भी कठिन लगता था वो आज सरल लगेगा इनको। जैसे अभी दर्पण में हमने देखा था, याद होगा आपको, जैसे अवतल में क्या था, किरणों को सोख देता था वो, तो यहाँ पर उल्टा करेगा वो, यानी जो अवतल दर्पण काम करता था अब वही काम क्या करेगा, उत्तल दर्पण काम करेगा, और उत्तल लेंस काम करेगा, और जो हमारा उत्तल दर्पण काम करता था वो काम हमारा अवतल लेंस काम करेगा। जैसे अवतल दर्पण क्या है, किरणों को सुकोड़ देता था,
अवतल दर्पण। तो यहाँ पर उत्तल लेंस ऐसा काम करेगा, ये देखिए उत्तल लेंस है। अब यहाँ पर क्या है, अवतल दर्पण क्या है, किरणों को फैला दे रहा है अवतल लेंस से, और वहाँ क्या करता था, सिकोड़ देता था। वहाँ पर उत्तल दर्पण फैला देता था किरणों को। और जब हमने इमेज देखी थी, आपको ज़रूर याद होगा, अवतल में 6 इमेज देखी थी, 6 अलग अलग स्थितियाँ देखी थी, और उत्तल में केवल 2 देखी थी। अब यहाँ पर लेंस में बिल्कुल उल्टा उल्टा होगा, अवतल लेंस में 2 कंडीशन देखेंगे और उत्तल में 6 कंडीशन हम देखने वाले हैं। भाई इतनी चीज़ें हमें समझ आ जाए, बाकी काम हो जाएगा हमारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं यहाँ पर, देख लेते हैं। उत्तल को हम अभिसारी भी कहते हैं और कॉन्वेक्स तो कहते हैं। अवतल को हम कॉनकेव या अपसारी कहते हैं। ये अवतल इस तरीके से दिखेगा और एक किरणों को क्या है, फैला देगा। वहाँ पर क्या है, सिकोड़ देता था। ये अवतल लेंस की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या होगा, उत्तल इस प्रकार से होगा, ठीक। तो ये बने कैसे, एक बार इसका भी देख लें क्या। जैसे उत्तल बना दिया मैंने, जैसे यहाँ पर दिख रहा है मेरे को उत्तल बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये, जैसे उत्तल बना है, उत्तल इस तरीके से बना है ये। अगर इसको मैं ऐसे बढ़ा दूँ, इसको ऐसे बना दूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 अलग अलग गोलों से बना हुआ है। एक इसका वक्रता केंद्र यहाँ रहा होगा, इसका केंद्र यहाँ रहा होगा। और ऐसे अगर मैं अवतल में देखूँ, अवतल हमारा ऐसे बना हुआ है, ये भी ऐसे रहा होगा फिर गोला। ये 2 अलग अलग गोले रहेंगे, एक पार्ट यहाँ से काटा, एक पार्ट यहाँ से काटा, ये कट करा तो हमारा क्या बन गया, अवतल बन गया। तो ये केंद्र इसका यहाँ रहेगा, एक केंद्र यहाँ रहेगा, ठीक। तो वही चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं। तो जो हमारे जितने भी ये लेंस है, इनका जो सेंटर पार्ट माना, ये हमारा जैसे हमारा उत्तल है, इसका जो सेंटर पार्ट है, इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, मध्य बिंदु कहते हैं, ठीक। अभी 2 अलग अलग, अभी मैंने दिखाया था आपको, 2 अलग अलग गोलों से यानी स्पेयर से बना हुआ था, तो इनके बीच की ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक हो गया। तो एक सेंटर ये होगा इसका, एक सेंटर ये होगा, और यहाँ से यहाँ तक सेंटर के आधे में क्या होगा, फोकल लेंथ होगी, और यहाँ के सेंटर के आधे में क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं। एक डायग्राम ऐसे, एक डायग्राम ऐसे बना है। तो यहाँ ये सेंटर है इसका, एक सेंटर यहाँ भी होगा, ठीक। तो एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये है, और इसी के आधे पर F2 होगी, और इसी के आधे पर F1 होगा, और ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। बस इतनी चीज़ें तो हैं। और सेम गोज विद ये हमारे अवतल लेंस के साथ। ये F को फोकल लंबाई कहते हैं, और ये फोकल लंबाई होगी, देख रहे हैं आप लोग ये। और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें तो कुछ है नहीं यहाँ पर। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये ध्यान रखेंगे, अवतल लेंस का फोकस नेगेटिव होता है और उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है, ये ध्यान देंगे सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता जिसको दिखाते हैं P = 1/f, और f क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ है, और इसका जो SI यूनिट है वो डायोप्टर है। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो ये होता है P = P1 + P2। अब P की जगह मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 1/f1 + 1/f2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि P बराबर क्या होता है, 1/f1। अब पॉजिटिव पावर, उत्तल दर्पण की पॉजिटिव पावर होती है, उत्तल ये लेंस की, और अवतल लेंस की पावर होती है नेगेटिव। ध्यान देंगे, मैंने पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखे हैं, ध्यान देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन की स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें ये आकाश नीला दिखाई देता है। अभी आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसको। अगला है लेंस सूत्र, जैसे दर्पण सूत्र देखा था वैसे लेंस सूत्र है, तो बस इसमें माइनस है 1/v - 1/u = हो गया 1/f। और यहाँ पर आवर्धन अगर देखें, मैग्निफिकेशन देखें, तो m = वहाँ पर क्या था, -v/u, तो यहाँ पर क्या होगा, v/u होगा, बस हो गया ख़त्म। और h' का मतलब क्या है, h' का मतलब जो हमारे इमेज बनी उसकी लंबाई यानी उसकी ऊंचाई, और जो हमारा बिंब है यानी ऑब्जेक्ट है उसकी ऊंचाई हो गई h। अभी लेंस से बनने वाले कुछ डायग्राम दे रखे हैं, ये आराम से देख सकते हैं हम लोग। तो अलग अलग कंडीशन दे रखी हैं, तो उन्हीं की स्थिति यहाँ पर दे रखी हैं। यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसा ही होने वाला है जैसा पहले हुआ था। जैसे पहले C पर रख देंगे, फिर जैसे C1 पर रख दिया, फिर F1 पे रख दिया, C1 और F1 के बीच में रख दिया, अनंत पर रख दिया, तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी होने वाली है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, वही चीज़ हमने यहाँ पर समझा रखी है। तो सबसे पहला पॉइंट है, अनंत पर अगर बनता है
तो अनंत पर अगर वस्तु को रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, जो कि बहुत छोटा है और बिंदु के आकार का होगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगला है, तो ये किसका था, ये उत्तल लेंस की बात हो रही है। वहाँ पर उत्तल दर्पण में केवल 2 कंडीशन बनी थी, यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। जिसने दर्पण ध्यान से पढ़ा है वो ये चीज़ आराम से कवर कर लेगा। अगला 2f1, देखिए जो ये था f1, इसके डबल पे इसका केंद्र था, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 2f कर दिया, 2f1 कर दिया, और कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है, सेम वही चीज़ें हैं, कल नाम चेंज कर दिया है। तो 2f1 से पार रखेंगे, ये अनंत था, ये क्या था, f1 था, पहले अनंत पर रखा है तो ये 2f1 था, तो अब मैंने इन दोनों के बीच में रख दिया, 2f1 और अनंत के बीच में। 2f1 के आसपास आएगा तो ये f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, जिसका आकार छोटा, वास्तविक और उल्टा होगा। ये उत्तल की बात हो रही है। 2f1 पर रखेंगे तो वो इसका जो इमेज बनेगा 2f2 पर बनेगा, यानी इस साइड, दूसरी वाली साइड बनेगा, इस साइड बनेगा ये। अगला पॉइंट है, अगर f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे तो ये 2f2 पर बनेगा। ये सारी चीज़ें आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कुछ अलग नहीं है। वक्रता केंद्र को 2f1 और 2f2 लिख दिया इन्होंने, बस खत्म। बाकी सेम चीज़ें हैं। जैसे अगर फोकस पर मैं वस्तु को रखता हूँ तो इसका इमेज अनंत पर बनेगा। f1 तथा प्रकाशिक केंद्र, जो जैसे ये उत्तल है तो इसका जो सेंटर है वो प्रकाशिक केंद्र है, इन दोनों के बीच में रखेंगे तो जिस ओर बिंब है उसी ओर बन जाएगा। मतलब जहाँ पर इमेज है और जहाँ पर वस्तु रखी गई है वहीं पर इसका इमेज भी बनेगा, और एक काफ़ी इनलार्ज होगा, काफ़ी बड़ा होगा, आभासी और सीधा होगा। बस इतनी कंडीशन यहाँ पर होने वाली है। बाकी ये अवतल दर्पण के 2 कंडीशन दे रखे हैं जिनको हम देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर लिखा भी है। पहले वस्तु को मैंने अनंत पर रखा, दूसरी कंडीशन हमने, अवतल लेंस की बात हो रही है, पहले हमने इसको अनंत पर रखा और दूसरा हमने अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र में रखा है। अवतल लेंस, देखिए 2 ही कंडीशन है, एक अनंत पर है और दूसरी कंडीशन है ये, पहली कंडीशन ये है। अब देखते हैं मानव नेत्र। तो मानव नेत्र का एक हल्का सा डायग्राम दे रखा है। ये पेशियाँ कहलाती हैं, ये हमारा लेंस है जिससे हम इसको देख पाते हैं, जिससे हम नॉर्मली देख पाते हैं, यहीं से हमारा जाएगा। ये नेत्रोध है, क्रिस्टली लेंस है, ये बाहर का एरिया पुतली है, उसके बाद परितारिका है, ये हमारा आँख का हिस्सा होता है, ये वाला ये परितारिका है, और बीच में छोटा छोटा गोला होता है वो पुतली हो गई। अगला स्वच्छ मंडल हो गया, और बाद में ये किरणें इसके पास जाएंगे, दृष्टिपटल के पास, जो हमारी इमेज बनाएगा, दृष्टिपटल जिसको रेटिना कहते हैं, और दृक तंत्रिका इसको प्रोसेस करेगा। अभी इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है मानव नेत्र, तो उसी के बारे में देखने वाले हैं। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ये मैप आप हम आराम से देख सकते हो। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, अब उसी के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं, देख लेते हैं। रेटिना क्या है, जहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। रेटिना को हम दृष्टिपटल भी कहते हैं। अगला है कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, प्रकाश इसी से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। अगला है परितारिका, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अब पुतली क्या करती है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अगला है अभिनेत्र लेंस, जो हमारे आंख में लेंस होता है वो रेटिना पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक जैसे हम शीशे में देखते हैं, हमें अपनी शक्ल दिखती है, लेकिन जो हमारा बायां हाथ होता है हमें दायां हाथ जैसा लगता है, तो वो उल्टा प्रतिबिंब हो गया। अगला है रेटिना, तो कंडीशन क्या होती है देखिए, और रेटिना पर क्या आया, सबसे पहले प्रकाश आया विद्युत सिग्नल के फॉर्म में। तो रेटिना पर पहुंचने से पहले क्या हुआ, जैसे प्रतिबिंब बनने वाला है रेटिना पर, तो जैसे प्रकाश किरणें इस तक पहुंची तो एक विद्युत सिग्नल जाता है दृक तंत्रिका के पास, और ये जो दृक तंत्रिका है ये सिग्नल को भेजती है कहाँ, मस्तिष्क के पास। मस्तिष्क इनको एनालिसिस करेगा इसका, और इसी के वजह से हम देख पाएंगे। तो इमेज बनती है रेटिना पर, हमने देख लिया। और रेटिना पर कोई प्रकाश आएगा तभी तो इमेज बनेगी। तो ये जो प्रकाश होता है विद्युत सिग्नल के फॉर्म में किसके पास चले जाता है, दृक तंत्रिका के पास, और दृक तंत्रिका ये इंफॉर्मेशन को किसके पास भेजेगी, हमारे मस्तिष्क के पास। मस्तिष्क जो भी इमेज आएगी उसको एनालिसिस करेगा, उसको एनालाइज करेगा, और उसी के बाद हम देख पाएंगे। प्रकाश तेज या चमकीला होने पर क्या होगा, पुतली छोटी हो जाएगी, और प्रकाश बहुत कम होगा, अंधेरा कमरा होगा तो पुतलियां बड़ी हो जाएंगी, यानी फैल जाएंगी, ऐसे इस तरीके से फैल जाएंगी, और कुछ नहीं। अगला समंजन क्षमता, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
अभिनेत्र लेंस मतलब हमारे जो आंखों का लेंस है उसकी बात हो रही है कि वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकती है। खूब उजाला है तो उसने फोकस दूरी इतनी बढ़ाई, और बहुत अंधेरा है, बहुत डिटेल में देखना है तो अपनी फोकस दूरी बढ़ा देगा वो वही चीज़ है। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए अपने नेत्रों से 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। बहुत सही, बिल्कुल सही है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु होता है अनंत दूरी पर, मतलब हम कितनी भी दूरी तक देख सकते हैं, इसकी कोई गणना नहीं है। तो दूर बिंदु अगर पूछेंगे सामान्य नेत्र का तो वो है अनंत दूरी पर, और निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर। बहुत नज़दीक लाइए आंखों के पास, अभी फ़ोन रखा है आपके पास, फ़ोन एवं आंखों के बहुत करीब लाइए, देख ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि हमारी जो नेत्र कोशिकाएं होती है, सेल होती हैं आंखों की, वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगी इन चीज़ों को। अगला है कैटरेक्ट या मोतियाबिंद। नेत्र के लेंस का दूधिया धुंधला हो जाना मोतियाबिंद कहलाता है। अगर हमारी केवल एक आंख होगी तो हम 150 डिग्री तक का एरिया कंप्लीट कर सकते हैं, और दोनों आंखों की वजह से हम 180 डिग्री तक का पूरा व्यू ले पाते हैं। अब कुछ दोष हैं आंखों के, सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, फिर दूर दृष्टि दोष, और उसके बाद है जरा दूर दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया भी कहते हैं, निकट की वस्तुएं साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बन जाता है, माना यहाँ पर रेटिना है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी चीज़ देखनी है तो उसकी इमेज कहाँ पर बननी चाहिए, और रेटिना पर बननी चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले बन गया है, और दूर दृष्टि में इसके पार बन जाएगा, बस इतनी कंडीशन है, खत्म। कारण है अभिनेत्र ने लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। इसका संशोधन यानी इसका इलाज क्या है, इसके लिए हमें अवतल यानी अपसारी लेंस पहनने की आवश्यकता है, कॉनकेव लेंस। अगला है दूर दृष्टि दोष। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, या निकट की वस्तुएं साफ दिखेंगी, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखेंगी। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे, देखिए यहाँ बन जाएगा, ये रेटिना है, इसके पार बन गया। इसका कारण है नेत्र की फोकस दूरी बढ़ना है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना है। इसका इलाज क्या है, संशोधन क्या है, उत्तल लेंस है, अभिसारी लेंस है। और दूर दृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, वैसे ही दूर दृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। अगला है जरा दृष्टि दोष। इसमें दोनों प्रकार के दोष हो जाएंगे, ना निकट का दिखेगा ना दूर का दिखेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द्विफोकस वाला लेंस लेंगे, बाईफोकल लेंस लेंगे, जिसमें क्या होगा, एक उत्तल होगा एक अवतल होगा। निचला वाला भाग इसका का उत्तल होगा और ऊपरी भाग क्या होगा, अवतल होगा। खासकर वृद्धावस्था में यही कंडीशन हो जाती है। अब देखते हैं प्रकाश का विक्षेपण। जैसे किसी श्वेत लाइट को या वाइट रेस को हम किसी प्रिज्म से अगर गुजारते हैं तो वो 7 कलर में बदल जाता है, जिसको हम VIB GYOR या हिंदी में बे नी आ ह पी ना ला, वैसे बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इसमें क्या हो जाता है, तो सबसे कम झुकाव होता है लाल रंग का, ये रेड वाला सबसे कम झुकेगा। और सबसे ज़्यादा झुकाव इसमें किसका होता है, बैगनी का होता है। अभी स्टार्टिंग में बताया था जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम झुकेगा, तो वही चीज़ है। तो लाल रंग के ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होता है, इसकी वजह से इसका विचलन कम होता है। ये अपवर्तन की घटना पर ही लागू है। अब जैसे हमारा इंद्रधनुष बनता है, और इंद्रधनुष ध्यान देंगे ये भी अपवर्तन पर ही आधारित है, और ये सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगा हमेशा, ये ध्यान देंगे। और जब सूर्य किरण, अब ये जो इंद्रधनुष बनता है इसमें क्या क्या कंडीशन होती है, सूर्य किरणों का सबसे पहले क्या होता है, अपवर्तन होता है। उसके बाद विक्षेपण होता है। विक्षेपण के बाद कितने रंग बनते हैं, 7 रंग बनते हैं। 7 रंग बनने के बाद इसका आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद एक बार और अपवर्तन होता है, उसके बाद फाइनली हम देख पाते हैं। ये सारी कंडीशन होती है इंद्रधनुष बनने की, और ये हमेशा सूर्य के विपरीत में बनेगा, अपोजिट साइड ऑफ सन बनेगा ये। अगला देखते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कुछ उदाहरण, जैसे तारों का टिमटिमाना, सूर्य का सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखना और वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक दिखना, ये सारी कंडीशन एटमॉस्फेरिक अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन।
प्रकीर्णन क्या होगा? प्रकाश का स्कैटर हो जाना, फैल जाना। जब प्रकाश अणु और परमाणु आदि पर आपतित होता है तो वह कई दिशाओं में बिखर जाता है। तो यही है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके कुछ एग्जाम्पल है: टिंडल प्रभाव, स्वच्छ आकाश जो हमें नीला दिखाई देता है, ये वायुमंडल और इसकी वजह से। अगला, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग भी ये प्रकीर्णन का ही कारण है। जिनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी उनका प्रकीर्णन यानी फैलाव कम होगा, और जिनकी तरंग दैर्ध्य कम होगी और उनका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, यानी प्रकीर्णन यानी फैलाव उनका ज़्यादा होगा। 2 चैप्टर हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब देखते हैं तीसरा चैप्टर, विद्युत धारा व चुंबकत्व। इसके बाद एक और लेक्चर बचता है, तो क्या करेंगे, फिजिक्स का जो बचा हुआ चैप्टर है और ये जो 3 चैप्टर हमने देखे हैं और वो बचे हुए चैप्टर, उनके कंबाइन हम लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट, तो उसमें वो चैप्टर भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में क्या है? विद्युत आवेश, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल विद्युत आवेश कहलाता है। पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब प्रोटॉन की वजह से, निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की वजह से। कोई भी कण आवेशित यानी किसी भी कण पर आवेश कैसे आ जाता है? उसमें जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है उसी वजह से उस पर क्या आएगा? आवेश आएगा। और जो पॉजिटिव आयन होता है उसको धनायन या कैटायन भी कहते हैं, और जो ऋणायन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उसको ऋणायन या एनायन भी कहते हैं। और आवेश का अगर मात्रा कहेंगे किस में मापते हैं? इसको कूलाम्ब में। अब कूलाम्ब का नियम क्या है? ये चार्ज के मैग्नीट्यूड पर आधारित है। अब इसमें क्या होता है, दो ही जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण बल देखा था, जिसमें दो m1 m2 द्रव्यमान की वस्तु के बीच में क्या आकर्षण बल लगता था। दो आवेशों के बीच जो क्या लगने वाला है, आकर्षण बल लगने वाला है, वही फोर्स से बताता है। तो F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर माना Q1 है, मतलब चार्ज 1 है, और ये चार्ज 2 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हो गई r। तो इनके बीच जो बल लगने वाला है उसी का फॉर्मूला कूलाम ने दिया था। अगला है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला आता है फोर्स अपॉन चार्ज। विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, इसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश क्या है? विद्युत बल का अनुभव करता है। तो E बराबर F अपॉन क्यू, इसकी SI यूनिट है न्यूटन कूलाम। क्यू यहाँ पर क्या है? चार्ज है। अगली चीज पे चलते हैं, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से क्षेत्र के अंदर लाने में जो भी कार्य होगा, माना एक चार्ज यहाँ पर था इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला चार्ज ही है, तो इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना चाह रहा हूँ, उसमें जो काम करना होगा वही क्या है? विद्युत विभव है, बस खत्म। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया कार्य बट्टे आवेश, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का मात्रक हो गया जूल, चार्ज का मात्रक हो गया कूलाम, सी यानी कूलाम। अगले पॉइंट पे चलते हैं, विद्युत धारा। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। अगला विद्युत धारा, ये भी एक अदिश राशि है जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चालक में समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर, यानी उस पर जो चार्ज फ्लो हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका SI मात्रक है एम्पियर या कूलाम पर सेकंड, और आवेश बराबर इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या हो गया? आवेश अपॉन समय। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी विपरीत दिशा में क्या है? धारा बहती है, और जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज होगा उसी दिशा में धारा बहती है। जैसे ये जस्ट एग्जांपल है, ये एक छड़ी थी नॉर्मल, इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया है, ये बैटरी का पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ से हो गया, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बहेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज गया तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी विद्युत विभवांतर बहुत ज़रूरी है। तो करंट क्या करता है? ये उच्च विभव यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस साइड को जाएंगे। जिस साइड इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ध्यान देंगे, उसी के अपोजिट साइड में करंट जाएगी हमारी। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी भी है। जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी की विपरीत दिशा में, धारा प्रवाहित होगी। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसकी विपरीत दिशा में हमारा यानी करंट जाएगी। विभवांतर, ये जो 100 वोल्ट की बैटरी है वही विभवांतर को दिखा रहे हैं यहाँ पर।
अगला फैक्ट है हमारा दिष्ट धारा, जिसको हम डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ध्यान से सुनेंगे। डायरेक्ट करंट भी कहते हैं समय के साथ दिशा व परिमाण स्थित रहेगा, यानी इसका माना 100 वोल्ट की कोई करंट चल रहा है, वो 100 का ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे डायनामो एक एग्जांपल है जिसमें मैकेनिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में बदलती है, डीसी का एग्जांपल है। अगला है प्रत्यावर्ती धारा, जैसे हमारे घरों में यही आती है, जिसको हम एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। लगातार दिशा और परिमाण बदलते रहेगा, जैसे हमने ध्वनि तरंगे देखी थी ऐसे ही। लेकिन ये डायरेक्ट करंट इस तरीके से चलते रहेगा, लगातार चलते रहेगा, इसी क्रम में चलते रहेगा। अब जो हमारी घरेलू बिजली होती है वो कितने हर्ट्ज की एसी होती है अगर पूछेंगे तो ये 50 हर्ट्ज की एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। कितने वोल्ट का अगर पूछेंगे 220 वोल्ट का। अगला है ओम का नियम, ये केवल चार्ज चालक वस्तुओं पर ही काम करेगा, जिसमें क्या है, किसी प्रतिरोधक के शिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रभावित, उसमें बहने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती, उसके अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो विभवांतर वी है, ये किसके समानुपाती होगा, आई के। तो आई हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आता है, आर आता है, वी बराबर आई आर बनता है। तो आर क्या है, आर है प्रतिरोध, प्रतिरोध माने रुकावट, जिसका मात्रक क्या है, ओम है। आर प्रतिरोध क्या है, चालक का वह गुण जो विद्युत धारा का प्रतिरोध करेगा, उसको रोकेगा। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो करंट घटेगा। ये एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं यहाँ पर ही, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। जैसा एक रिएक्शन करेगा दूसरा सेम रिएक्शन करेगा। वायर की चौड़ाई अगर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम होगा, चौड़ाई कम तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। अगली चीज़ क्या है, वायर की लंबाई को ज़्यादा तो प्रतिरोध भी ज़्यादा कर देंगे, लंबाई कम तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। ये ध्यान देंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगली चीज़ है यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध पर ध्यान देंगे, जिसको प्रतिरोधकता भी कहेंगे। ये लंबाई और चौड़ाई पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, ये ताप और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला है ताप बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध हमेशा बढ़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करेंगे बहुत तेजी से। जो इलेक्ट्रॉन माना एक रास्ते में 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो वहाँ पर क्या अचानक ही 100-200 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो रास्ता हो जाएगा चौक। चौक होने की वजह से क्या है, बिजली आसानी से वापस जा नहीं पाएगी। अगला है फ्यूज, जो हमारे बने रहते हैं टिन और लेड की मिश्र धातु से बने रहते हैं। इनका गलनांक कम होता है, लेकिन इनका जो रजिस्टेंस बहुत हाई होता है। और बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वो हमारे टंगस्टन का बना होता है। और ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा को लो वोल्टेज को हाई में बदलता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। अब जो ये ट्रांसफार्मर लो को हाई में बदलता है, इसे स्टेप अप टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और हाई को ज़्यादा को कम वोल्टेज में बदलेगा तो इसे स्टेप डाउन। देखिए ऊंचाई से नीचे में आ रहे हैं तो डाउन की तरफ आ रहे हैं, अब लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, अप जा रहे हैं तो स्टेप अप, हाई से लो की तरफ आ रहे हैं स्टेप डाउन। उम्मीद है पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, इनको कैसे जोड़ा जाता है। तो एक श्रेणी क्रम संयोजन है, ये इस तरीके से जोड़ा जाएगा, R1 और R2 एक ही साथ होंगे, दोनों प्रतिरोध में करंट समान जाएगा। यहाँ पर माना बैटरी है, यहाँ से मैं करंट ले गया, यहाँ से 10 एम्पियर गया माना, तो यहाँ से भी 10 ही जाएगा। और इसका अगर टोटल रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, R1 R2 R3 R4 माना 10 तक लगे हैं, तो इनका टोटल इक्विवेलेंट निकालना है, तो इनको जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे, डायरेक्ट टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और समांतर क्रम में क्या होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, उसमें 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरीके से चलते रहेगा। इनका कंडीशन ये होगा, बैटरी यहाँ से गई, ये गई, तो माना करंट यहाँ से गया 100 एम्पियर, तो थोड़ा करंट यहाँ बढ़ेगा, थोड़ा करंट यहाँ बढ़ेगा। तो श्रेणी क्रम में जितने भी रजिस्टेंस लगे होंगे उन्हें बराबर आवेश प्राप्त, ये विद्युत धारा प्राप्त होगी। लेकिन समांतर संयोजन में जितने रजिस्टेंस लगे होंगी वो सब में बढ़ जाएगा। माना 100 एम्पियर की धारा थी और 10 रजिस्टेंस लगे तो सभी में 10-10 बटेगा। दोनों या सभी आर में सेम करंट नहीं जाएगा, ये ध्यान देंगे। अगला चालकत्व, जिसको कंडक्टेंस कहते हैं, ये प्रतिरोध का अपोजिट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम था तो इसका मात्रक ओम इनवर्स होगा, या महो या साइमेन भी कहते हैं, सीमेन भी कहते हैं इसको। अगला है चालकता। चालकता जिसको सिग्मा से दिखाते हैं, ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है यानी रेसिप्रोकल है। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/सिग्मा, 1 ये प्रतिरोधकता, इसका मात्रक ओम मीटर है, या महो मीटर माइनस होगा, ये ध्यान देंगे।
ये चालकता का ध्यान देंगे सभी लोग। अगला है इसमें उत्पन्न ऊष्मा। ये जो हीट होती है करंट के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी भी होता है, क्योंकि ये रजिस्टेंस के भी अनुक्रमानुपाती होता है और टाइम के अनुक्रमानुपाती भी होता है। तो यहाँ पर से क्या बन जाएगा, हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अगला शक्ति अगर देखें तो शक्ति क्या होगा, कार्य अपॉन टाइम। कार्य यहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा बट्टे समय, और ऊर्जा क्या है यहाँ पर हमने देख ली थी, ऊष्मा क्या है, आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर से पी यानी पावर बराबर क्या बनेगा, आई स्क्वायर आर। यहाँ पर से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये जो शक्ति है हमारा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। बाकी ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, हमने लिखे यहाँ पर। अगला है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या है, विभवांतर मापने का एक यंत्र है। सर्किट में इसे सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका होता है इन्फिनिटी। ध्यान देंगे सब लोग। अगला है हमारा अमीटर। चालक तार में प्रभावित होने वाली धारा की माप करता है ये। सर्किट में इसे सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं। और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। अगला है गैल्वेनोमीटर। परिपथ में अगर धारा है तो उसका पता लगाएगा ये। अब अगला है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में देखेंगे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो कल हम लेके आएंगे इसका अगला भाग, या जिस दिन भी लाएंगे आपको ज़रूर बता देंगे। अब फिर इसके बाद तुरंत हमने बायो भी स्टार्ट करनी है और प्रैक्टिस सेट भी लगाने इसके। तो इससे पहले जितने भी हमने क्लास करवा रखी हैं, जैसे 9th की साइंस कंप्लीट हो गई है, 10th की केमिस्ट्री और फिजिक्स कंप्लीट हो गई है। जो उत्तराखंड पढ़ने के शौकीन है उसके लिए उत्तराखंड की क्लास भी है हमारे हमारे प्ले लिस्ट में। उत्तराखंड परीक्षा वाणी की क्लास भी है। आधुनिक भारत की क्लास कंप्लीट है। प्रैक्टिस सेट हमारे 16 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हैं। आधुनिक भारत के 11 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है। वो सारे क्लास देखिए। वन दरोगा की हमारे यहाँ 13वीं क्लास हो गई, 2-3 क्लास और आएंगी। तो पुरानी वीडियो भी देखिए, ये वीडियो भी देखिए। और अगर आपको ये पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।